हेलो एवरीवन, आई एम प्रियांशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप सभी को पढ़ाऊंगी अबाउट द यूनिट सेकंड ऑफ कोर्स 7 और वी कैन से पेपर 7 ऑफ डीएड स्पेशल एजुकेशन। ये कॉमन पेपर है सभी डीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए, वेदर वो एचआई का हो, वीआई का हो, आईटीटी का या किसी और का हो। तो ये कॉमन पेपर है। इसका नाम है एजुकेशन इन द एमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। इस वीडियो में इसकी सेकेंड यूनिट को मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। सेकेंड यूनिट में हमें पढ़ना है अबाउट द फिलोसफी एंड एजुकेशनल फाउंडेशंस इन इंडिया कि क्या फिलोसफी क्या है एजुकेशन से रिलेटेड और कैसे इंडिया के अंदर एजुकेशनल मतलब कि क्या फाउंडेशन रखी गई है, कौन कौन सी फिलोसफीज हम यूज करते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर। उसी के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे और हम ये भी देखेंगे कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या प्रोविजंस है रिगार्डिंग एजुकेशन और इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं या क्या क्या सीखा है अलग अलग एजुकेशनल फिलोसफीज ऑफ द वर्ल्ड से और इवन इंडिया के जो फिलोसफर्स हैं उनसे भी, और कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया है और क्या क्या एक्ट आए हैं, जैसे आरटीई एक्ट आया है या आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया है। तो इन सभी एक्ट्स के बारे में हमें इस यूनिट में पढ़ना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर ऑल द एग्जाम्स, वेदर सिर्फ डीएड के लिए ही नहीं, स्पेशल एजुकेशन वाले एग्जाम के लिए नहीं, जैसे आगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दोगे टीचिंग के लिए तो उसमें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट आपकी है। तो इसमें हमें 5 सब यूनिट्स के बारे में पढ़ना है इस यूनिट 2 के अंदर। फर्स्ट सब यूनिट आती है अबाउट द डिफरेंट एजुकेशनल फिलोसफीज, जिसके अंदर हमें 4 एजुकेशनल फिलोसफीज के बारे में पढ़ना है। उन 4 का नाम है आइडियलिज्म। फर्स्ट इज आइडियलिज्म, सेकंड इज नेचुरलिज्म, थर्ड इज प्रैग्मेटिज्म एंड फोर्थ इज ह्यूमैनिज्म। इन सब के बारे में पढ़ना है, एक ओवरव्यू लेना हमें कि ये इन एजुकेशनल फिलोसफीज के अकॉर्डिंग क्या है ये, तो वो हमें पढ़ना है। सेकेंडली हमें पढ़ना है अबाउट द नेशनल एंड इंटरनेशनल एजुकेशनल फिलोसफर्स, यानी जो अलग अलग फिलोसफर्स हैं जिन्होंने एजुकेशन कैसी चाहते थे वो, तो उनके विचारों को भी हम पढ़ेंगे, जैसे गांधी और बिंदु के विचारों के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर के, विवेकानंद के, जॉन ड्यूई के, जॉन लॉक के, प्याजे के, रोशियो के, मारिया मोंटेसरी के। तो इन सब के जो अलग अलग एजुकेशनल फिलोसफर्स ये जो हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। देन थर्ड सब यूनिट हमारी आएगी अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग एजुकेशन, कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या प्रोविजंस है रिगार्डिंग एजुकेशन। तो इसमें हम 3 उनके बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, या कोई और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। देन 2.4 सब यूनिट में हम पढ़ेंगे अबाउट द एक्ट्स एंड प्रोविजंस, यानी इंडिया के अंदर कौन कौन से एक्ट्स और प्रोविजन लाए गए हैं एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, कि भाई फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, वो आर्टिकल 21A ऑफ 2002। बेसिकली पहले ये फंडामेंटल राइट नहीं था, बाद में अमेंडमेंट के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था 21A को। फिर हम पढ़ेंगे अबाउट द आरटीई एक्ट, दैट इज राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009, उसके बारे में पढ़ेंगे, और अलग अमेंडमेंट जो आरटीई एक्ट में हुए हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे अबाउट दी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर कौन कौन से एजुकेशनल प्रोविजंस हैं, यानी राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के अंदर कौन कौन से एजुकेशनल प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और लास्टली इस यूनिट में हम पढ़ेंगे अबाउट द एजुकेशन कमीशन सिंस इंडिपेंडेंस एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, प्लान ऑफ एक्शन 1992 एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020। यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद या इंडिपेंडेंस के बाद जो भी भारत में अलग अलग एजुकेशन कमीशंस बने हैं वो कौन कौन से बने हैं, उनकी रिकमेंडेशंस क्या क्या थी, कि वो कैसा चाहते थे कि हमारी एजुकेशनल फिलोसफी कैसे हो, हमारे एजुकेशनल प्रोविजंस कैसे हो, कि हमारी कंट्री के अंदर एजुकेशन किस तरीके की हो और कैसे वो पढ़ाई जाए, मतलब कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए। तो उनके बारे में पढ़ेंगे। और दो तीन पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे, एक तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 और प्लान ऑफ एक्शन ऑफ 1992, और न्यू पॉलिसी जो आई है अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को ही मतलब उसके अंदर चेंज करके एक नई पॉलिसी आई है, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी ऑफ 2020। तो इन सभी के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। इस वीडियो में बेसिकली मैं सिर्फ फर्स्ट सब यूनिट आप लोगों को पढ़ाऊंगी, दैट इज अबाउट डिफरेंट एजुकेशनल फिलोसफीज, और इन 4 एजुकेशनल फिलोसफीज के बारे में हम पढ़ेंगे, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड ह्यूमैनिज्म।
So this is the first video of our unit second, that is philosophy and educational foundations in India. So let's start from our first educational philosophy, that is idealism. तो आइडियलिज्म जो है वो सबसे पुरानी फिलोसफी है जो हम जानते हैं आज तक। सबसे पुरानी ओल्डेस्ट फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज आइडियलिज्म, और इसका ओरिजिन जो है ईस्ट के अंदर हुआ था, इंडिया के अंदर, और वेस्ट में इसका ओरिजिन किया गया था बाय प्लेटो। इसके अंदर बोला जाता है कि जो ह्यूमन स्पिरिट है, यानी जो हमारी आत्मा है, वही सब कुछ है, वही सारी जगह प्रेजेंट होती है, और ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी माइंड का क्रिएशन है। तो जो रियलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा माइंड है, हमारी स्पिरिट है, यही बातें ये सब करते हैं। प्लेटो और उनके जो टीचर थे सोक्रेट्स, वो जो थे उन्होंने वो बोलते हैं कि हम जैसे बातें करते हैं एक दूसरे से, यानी क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे या हम डायलॉग बोलेंगे एक दूसरे के साथ, तो इससे जो है हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यानी जो बातचीत होती है वही एक सिस्टम है या एक प्रोसेस है, एक मेथड है ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन और गेनिंग नॉलेज, वो ये बोलते हैं। वेयर एज जो प्लेटो थे वो कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग से हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं, यानी हम जब लॉजिकल रीजनिंग करेंगे तो हम नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। तो आइडियलिज्म के जो फादर बोले जाते हैं वो प्लेटो को बोला जाता है। डेफिनेशन आती है इसकी, अ सिस्टम ऑफ थॉट दैट एम्फेसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ माइंड, सोल और स्पिरिट। ये एक ऐसी फिलोसफी है या एक ऐसा सिस्टम है थॉट्स का जो एम्फेसाइज करता है, जोर देता है अबाउट द माइंड, हमारा दिमाग, सोल और स्पिरिट, यानी आत्मा की बातें ये लोग करते हैं। ये फिजिकल वर्ल्ड में बिलीव इस आइडियलिज्म का नहीं होता है। एंड आइडियलिज्म बिलीव्स इन रिफाइंड विजडम, यानी जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो प्लेटो है वो चाहते थे कि लॉजिकल रीजनिंग हम करें ताकि हमारे नॉलेज हम एक्वायर कर सके, यानी हम ज्ञान जो है वो ले सके, यानी रिफाइंड विजडम होगी हमारी पूरी, कि जैसे कोई चीज रिफाइनिंग करने के बाद बिल्कुल प्योर आती है, तो विजडम भी हमारी बिल्कुल प्योर होगी बाय डूइंग लॉजिकल रीजनिंग। दैट इज द फिलोसफी ऑफ प्लेटो आइडियलिज्म की बारे में जो बातें करते हैं। नाउ इट्स प्रिंसिपल्स, की प्रिंसिपल्स क्या क्या है आइडियलिज्म की। पहला प्रिंसिपल आता है प्रेजेंस ऑफ यूनिवर्सल माइंड, कि जो हमारी आत्मा है, हमारा माइंड है, वो हर जगह प्रेजेंट है, यूनिवर्सल माइंड प्रेजेंट है। दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म। सेकंड, इट रिगार्ड मैन एज अ स्पिरिचुअल बीइंग, ये जो मैन है उसको एक स्पिरिचुअल बीइंग मानता है, यानी कि जो मनुष्य है वो एक स्पिरिचुअल बीइंग है, यानी कि धार्मिक टाइप की बातें इन्होंने की है। देन नेक्स्ट आता है द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज एंड वैल्यूज आर सुपीरियर देन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर ये नहीं मानते हैं, ये आइडियाज और वैल्यूज को ज्यादा ध्यान देते हैं। वो बोलते हैं कि जो हमारे विचार हैं, जो हमारे वैल्यूज हैं, वो ज्यादा सुपीरियर हैं, यानी वो ज्यादा अच्छे हैं इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के। और बोलते हैं कि जो रियल नॉलेज होती है इज परसीव्ड इन माइंड, जो हमारी सच्ची नॉलेज है वो माइंड के अंदर होती है। ब्रेन तो जैसे फिजिकल हो गया जो हमें दिखाई देता है, जो ब्रेन के अंदर जो माइंड होता है, क्योंकि माइंड भी स्पिरिचुअल है, ह्यूमन स्पिरिट की बात कर रहे हैं, ये फिजिकल वर्ल्ड को बिल्कुल मना कर रहे हैं कि फिजिकल वर्ल्ड कुछ नहीं होता है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड नहीं होता है, जो कुछ होता है वो माइंड होती है, स्पिरिट होती है, हमारी आत्मा होती है। तो उसी के बारे में ये सारी बातें करते हैं। नाउ हम पढ़ेंगे इट्स एम्स ऑफ एजुकेशन, की आइडियलिज्म को जब हम एजुकेशन फिलोसफी के अंदर यूज करते हैं तो क्या एम्स बनते हैं। तो फर्स्ट इसका एम आता है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब कि हम खुद को पहचाने कि हम कौन है, हमारी आत्मा कैसी है, हम क्या चाहते हैं, हम क्या बनेंगे। तो इस टाइप की बातें इसके अंदर आती है कि हम सेल्फ को रियलाइज करें, अपने पोटेंशियल को भी समझे हम। देन नेक्स्ट आता है एक्सल्टेशन ऑफ पर्सनैलिटी थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब हम अपनी पर्सनैलिटी को तराशें, बाय सेल्फ रियलाइजेशन हम खुद को समझें और अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे तरीके से डेवलप करें। द नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एजुकेशन, मतलब जो एजुकेशन जो हम पढ़ाएं वो यूनिवर्सल होनी चाहिए, सारी जगह एक जैसी होनी चाहिए, और वही माइंड और स्पिरिट की बात करके ही हम एजुकेशन को पढ़ाएं। देन नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ इन्वेंटिव एंड क्रिएटिव पावर्स, मतलब हम डेवलप करें इन्वेंटिव और क्रिएटिव पावर्स, यानी क्रिएटिव चीजों की तरफ हम ज्यादा ध्यान देंगे इसके अंदर, कि बच्चा खुद कोई चीज कैसे करेगा, यानी क्रिएटिविटी को हम एनहेंस करेंगे उसके अंदर। देन नेक्स्ट आता है ब्रिंगिंग आउट
और द एनरिचमेंट ऑफ द कल्चरल एनवायरनमेंट, कि हम जो है कल्चरल एनवायरनमेंट का एनरिचमेंट करेंगे। दैट इज कि जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड से आते हैं, कोई किसी के घर में कल्चर अलग होता है, किसी के घर में कल्चर अलग होता है, तो उनका एनरिचमेंट करेंगे हम, यानी उनको बढ़ावा देंगे। हम उनको सप्रेस करने की बजाय हम उनको बढ़ावा देंगे। हम बच्चों को घुलना मिलना सिखाएंगे, कि जैसे एक स्कूल के अंदर मान लेते हैं हम 4 अलग-अलग रिलीजन के बच्चे हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ रिलीजन का, जैसे भाई हिंदू भी है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है एंड और भी रिलीजन्स है। तो हम स्कूल्स के अंदर प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, क्योंकि पब्लिक स्कूल्स के अंदर यानी गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर हम किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं, तो प्राइवेट स्कूल के अंदर जैसे क्या होता है, वो अ, हर तरीके के फेस्टिवल्स मनाते हैं। जैसे वो गुरु पर्व भी मनाएंगे, फिर दिवाली के ऊपर भी फंक्शन रखते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं। तो इस तरीके से जो लोग बच्चे जो है अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, तो टीचर को उनके कल्चरल बैकग्राउंड को समझना चाहिए और बच्चों को एक दूसरे के बारे में बताना चाहिए कि इसके कल्चर में ये है, उसके कल्चर में ये है, और इस चीज को प्रमोट करना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ मोरल सेंस, कि बच्चे के अंदर मोरल वैल्यूज डेवलप हो, उसकी मोरल सेंस डेवलप की जाए, कि भाई नैतिकता क्या है, कि हम जिस स्टेट में या जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसके अंदर हमारे अंदर मोरल वैल्यूज हो, यानी चोरी वगैरह ना करे, कोई इलीगल काम ना करे, हम अ, अच्छे व्यक्ति बने, हम मोरल वैल्यू वाले पर्सन हम बने। देन नेक्स्ट आता है कल्टीवेशन ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज। वही फिर ये आत्मिक वैल्यूज की बात करते हैं, आत्मा से रिलेटेड बातें करते हैं, कि भाई माइंड क्या है, आत्मा क्या है, ये सारी बातें ये करते हैं। तो ये कुछ एम्स होते हैं एजुकेशन के जो आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग है। देन नेक्स्ट आता है टीचिंग मेथड्स, की टीचिंग मेथड्स कौन कौन से हैं जो यूज किए जाते हैं आइडियलिज्म के अंदर। तो इसके अंदर 4 मेथड दिए गए हैं। फर्स्ट इज लेक्चर डिस्कशन मेथड, यानी हम डिस्कस करेंगे, टीचर हमें कुछ पढ़ा सक लेक्चर देगी, वही पढ़ाएगी, या टीचर पढ़ाएगा एंड देन फिर हम उसको सुनेंगे, या फिर हम डिस्कस करेंगे, जैसे कोई टॉपिक ले लिया, फिर टीचर इंटरेक्ट कर रही है बच्चों से, उनसे पूछ रही है, कुछ डिस्कस कर रही है, दैट इज लेक्चर डिस्कशन मेथड। देन सेकंड इज एक्सकर्जन। एक्सकर्जन होता है विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पे जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि वहां क्या है, उसको एक्सप्लोर करते हैं बेसिकली, दैट इज एक्सकर्जन टीचिंग मेथड। देन नेक्स्ट आता है क्वेश्चन मेथड। क्वेश्चन मेथड के अंदर वही जो सुक्रेट्स बोल रहे थे, कि हमें जो है बातचीत करके अ, हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, हम कोई आंसर देंगे, इस तरीके से जो हम नॉलेज को यूज करेंगे, नॉलेज को बढ़ाएंगे, जैसे अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब इससे हमारी एक रीजनिंग डेवलप होगी, दैट इज क्वेश्चन मेथड। देन लास्ट इज प्रोजेक्ट मेथड, यानी हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई कोई टीचर ने कोई प्रोजेक्ट दिया है बनाने के लिए, जैसे साइंस मैथ्स में दिए जाते हैं, तो उससे फिर हम ज्ञान को एक्वायर करेंगे। दिस इज द टीचिंग मेथड। वैसे टीचिंग मेथड के ऊपर हम पहले भी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ब्रीफ आप लोगों को बताया है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप दूसरी वीडियो से पढ़ लीजिएगा। तो ये थी हमारी अबाउट दी आइडियलिज्म। तो इसके अंदर होती है स्पिरिट की बातें, कि जो कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ माइंड है, स्पिरिट है, एक आत्मा है इंसान की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है लाइफ के अंदर, उसी के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर बिलीव नहीं करते हैं, और इसका एम ऑफ एजुकेशन है सेल्फ रियलाइजेशन करना, और स्पिरिचुअल वैल्यूज को और मोरल वैल्यूज को हम डेवलप करें, दैट इज इट्स एम्स ऑफ एजुकेशन। ये था अबाउट द आइडियलिज्म। नाउ सेकंड इज नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म जो है ओल्डेस्ट फिलोसफी है इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। ये जो आइडियलिज्म थी वो ओल्डेस्ट फिलोसफी जो पूरे वर्ल्ड के अंदर है, या जो सबसे पुरानी हम जानते हैं वो आइडियलिज्म थी। लेकिन जो वेस्टर्न वर्ल्ड की ओल्डेस्ट फिलोसफी है दैट इज नेचुरलिज्म। ये बातें करते हैं अबाउट द मटेरियल वर्ल्ड के, यानी आइडियलिज्म का बिल्कुल उल्टा है नेचुरलिज्म। आइडियलिज्म के अंदर स्पिरिट की बातें हो रही थी, वो फिजिकल वर्ल्ड को नहीं मानते हैं, लेकिन नेचुरलिज्म जो है वो नेचर को मानता है। वो the naturalist view the world that we live is made up of the matter and believe that the material world, the world of nature, is the real world। यानी materialist world को ये real मानते हैं, बल्कि आइडियलिज्म जो था वो सिर्फ स्पिरिट को सच्चा मानता था, लेकिन ये उसका अपोजिट, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को यानी जो वर्ल्ड ऑफ नेचर है उसको असली मानते हैं, उसको रियल वर्ल्ड मानते हैं।
इन अदर वर्ड नेचर इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी हम जो नेचर से अपने आसपास से सीखते हैं वही हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज है, उसी से हम चीजों को ग्रहण करते हैं, ज्ञान को ग्रहण करते हैं। ह्यूमन लाइफ इज पार्ट ऑफ नेचर एंड इज देयरफॉर कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल लॉज ऑफ नेचर। जो हमारा मनुष्य का जीवन है वो भी नेचर का ही पार्ट है और उसी से हम सीखते हैं और वो कंट्रोल किया जाता है बाय द लॉज ऑफ नेचर। तो ये जो है ये बातें करते हैं कि जो नेचर है वो रियल है और ह्यूमन जो है वो उसी का पार्ट है और हम नेचर से ही हम सीखेंगे। दैट इज द फिलोसफी बिहाइंड नेचुरलिज्म। वो कहते हैं, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम, दैट इज इन फैक्ट द एसेंस ऑफ ऑल थिंग्स इज नेचर। जितनी भी एसेंस है मतलब सभी चीजों का निचोड़ वो नेचर है। द यूनिवर्स एंड मैन आर द रिजल्ट ऑफ फिजिकल, मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल फोर्सेस एक्टिंग अपॉन दैम व्हिच इज कॉल्ड नेचुरल लॉज। यानी जो अलग अलग नेचुरल लॉज हैं, जैसे भाई फिजिकल हो गए, मैकेनिकल हो गए, बायोलॉजिकल फोर्स हो गए, जो यूनिवर्स और मैन के ऊपर एक्ट करते हैं और वही सच्चाई है, इन्हीं को नेचुरल लॉज हम बोलते हैं। The process of growth and development in man was the result of force of energy prevailed in nature. जो प्रोसेस है ग्रोथ का या डेवलपमेंट इन मैन वो इसी नेचर की जो एनर्जी है उसी का रिजल्ट है, यानी कि जो इंसान है वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ नेचर का पार्ट है, वो ये मानते हैं। यानी मटेरियलिस्ट वर्ल्ड के अंदर इनका ज्यादा एम रहता है। जैसे जो थ्योरी थी चार्ल्स डार्विन ने दी थी वो बताती है कि एम जो है एजुकेशन का वो है इक्विप करना इंडिविजुअल टू स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। यानी हम एजुकेशन में ये सिखाएंगे एक व्यक्ति को कि कैसे वो अपना एग्जिस्टेंस कर सके, उसके लिए स्ट्रगल करे वो, एंड एंश्योर करे अपना सर्वाइवल। जैसे चार्ल्स डार्विन की हमने क्लास आई थिंक 9th या 10th में पढ़ी थी कि कैसे वो जो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं कर पाते हैं वो खत्म होते जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये है कि भाई एम ऑफ एजुकेशन ये है कि हम एक व्यक्ति को इतना कैपेबल बनाए कि वो एनवायरनमेंट के अंदर अडेप्ट कर पाए अपने आप को और अच्छे से जी पाए। ये एजुकेशन का एम है अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। ये हेल्प करता है लर्नर को टू एडजस्ट फिजिकली एंड मेंटली टू एवर चेंजिंग सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ। यानी जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस बदलते जाएंगे, जैसे जैसे हालात बदलते जाएंगे, कभी खुशी होगी, कभी वही गम होगा, या फिर कभी परेशानी आएंगी, कभी मुश्किलें आएंगी, कभी अच्छा समय भी आएगा, तो कैसे उन सब के साथ डील करना है वो इस नेचुरलिज्म का फोकस होता है। एजुकेशन शुड एम एट डेवलपिंग द चाइल्ड जॉयफुल, खुशी से जो है बच्चे को डेवलप करे, रैशनल मतलब हर तरीके से बैलेंस्ड हो, हर तरीके में बैलेंस हो। ये नहीं हो कि सिर्फ हम उसका फिजिकल डेवलपमेंट देख रहे हैं, मेंटल नहीं देख रहे हैं, सिर्फ मेंटल देख रहे हैं, इमोशनल नहीं देख रहे हैं। तो हर तरीके में उसका बैलेंस डेवलपमेंट हो और ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, पर्पसफुल हो, यानी एक पर्पस हो उस चीज का। एंड मैच्योर पर्सन को हम डेवलप करेंगे इन ऑर्डर फॉर हिम टू सर्वाइव, यानी एक ऐसा पर्सन हम बनाएंगे ताकि वो अपनी सोसाइटी के अंदर अच्छे से अडेप्ट कर पाए। तो नेचुरलिज्म को दिया है बाय रोजियो एंड एरिस्टोटल ने। इसकी डेफिनेशन अभी हम देखते हैं, दैट इज इट इज अ सिस्टम, दैट इज नेचुरलिज्म इज अ सिस्टम डिनाइंग एनीथिंग इन रियलिटी दैट हैज सुपर नेचुरल सिग्निफिकेंस। यानी जो हमें दिखाई नहीं देता है हम उसे कैसे मान लें। जो हम जैसे बातें करते हैं कि आत्मा है, जब हमने आत्मा को देखा ही नहीं है तो हम कैसे मान ले, यानी इसकी रियलिटी को नहीं मानते हैं। और ये कहते हैं कि ट्रुथ कैन बी डिस्कवर्ड ओनली थ्रू नेचर, यानी जो हमें दिखाई दे रहा है, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है वही सब कुछ है और ये आइडियलिज्म वगैरह या स्पिरिट वगैरह कुछ नहीं होता है, वो इसमें बिलीव करते हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ नेचुरलिज्म। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिज्म। तो इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या है, इसके सिद्धांत क्या क्या हैं। तो पहला आता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी जो एजुकेशन हम बच्चों को प्रोवाइड करें वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड। यानी कि हम जब सिलेबस बनाएं या बच्चों को पढ़ाएं तो वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चों के इंटरेस्ट, बच्चों का ध्यान रख के बनाया जाना चाहिए, ना कि टीचर अपने हिसाब से कुछ भी बना के तैयार कर ले। तो बच्चों को बीच में रख के, यानी बच्चों को सेंटर में रख के पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो तैयार किया जाना चाहिए। द नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल आता है एजुकेशन एज द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स पावर एंड कैपेसिटीज। कि एजुकेशन जो है वो एक नेचुरल डेवलपमेंट करेगी चाइल्ड की पावर का और कैपेसिटीज का, यानी कि जो बच्चे की पावर है, उसकी एबिलिटीज हैं, उनको उभारने के अंदर, उनकी डेवलपमेंट करने के अंदर एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ एक वे है, एक जरिया है जो उनको और अच्छी तरीके से हम उसको बना सकते हैं। दैट इज एजुकेशन का प्रिंसिपल है अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। देन थर्ड आता है नेगेटिव एजुकेशन इन अर्ली चाइल्डहुड, कि हम अर्ली चाइल्डहुड के अंदर उसको नेगेटिव एजुकेशन
नहीं करेंगे प्रोवाइड। नेगेटिव एजुकेशन इन अर्ली चाइल्डहुड। देन नेक्स्ट आता है एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी, कि जो एजुकेशन हो वो चाइल्ड की साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए कि बच्चा कैसे समझता है। अब जैसे एक छोटा बच्चा होता है, या मतलब जैसे हम अलग अलग चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, हम अलग अलग स्टेजेस के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें पता होता है कि भाई इन्फेंट बच्चा किस तरीके से सीखेगा, या जब वो अर्ली चाइल्डहुड में आएगा तो उसका दिमाग किस तरीके से डेवलप करेगा। तो पूरी चाइल्ड की साइकोलॉजी को पढ़ के पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड करके हमें एजुकेशन सिस्टम को उसके अराउंड बनाना चाहिए। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज्म। देन लास्ट इसमें आता है रोल ऑफ टीचर शुड बी दैट ऑफ ए गाइड, यानी जो टीचर है वो एक गाइड होना चाहिए, रेदर देन कि भाई उनका लीडर ना बन के वो एक गाइड बनेगा, वो उनको गाइड करेगा, उनको सही रास्ता दिखाएगा। जैसे गाइड क्या होता है, वो गाइड करता रहता है कि भाई आपको इधर जाना है, आपको इधर जाना है। ये नहीं कि वो खुद ही चल रहा है और बच्चे को ऐसे अपने पीछे जबरदस्ती घसीट रहा है। इस तरीके का ना हो के मतलब टीचर एक गाइड का रोल बिहेव करेगा कि वो उनको सिर्फ रास्ता दिखाएगा कि आपको यहाँ से जाना है, चलना बच्चे को ही पड़ेगा। दैट इज लाइक दिस। तो रोल ऑफ टीचर जो है वो गाइड का होना चाहिए। जैसे गार्डनर की तरह भी हम बोल सकते हैं। जैसे एक पौधा होता है तो पौधे को पानी दिया जाता है, उसको अच्छी धूप दी जाती है, गार्डनर उसका ख्याल रखता है। तो इस तरीके का रोल जो है टीचर का होना चाहिए। पहले के टाइम में बोला जाता था कि जो बच्चा है वो खाली स्लेट है, एक ब्लैंक स्लेट है, मतलब कि हम जैसा चाहे उसको वैसा बना सकते हैं। लेकिन बच्चा एक प्लांट की तरह होता है, मतलब वो ग्रो अपने तरीके से करेगा। हम सिर्फ उसके अंदर हम सभी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, यानी हम उसको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, अच्छी गाइड प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो ऐसा बन जाएगा। तो इस तरीके से नेचुरलिज्म होता है। देन लास्ट इसमें आता है मेथड्स ऑफ टीचिंग विच आर यूज्ड इन नेचुरलिज्म, कि कौन कौन से मेथड्स के ऊपर ये जोर देते हैं। फर्स्ट आता है लर्निंग बाय डूइंग, यानी अभी हमने पढ़ा कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, चाइल्ड की साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, टीचर जो है सिर्फ और सिर्फ एक गाइड होना चाहिए। तो उसी के ऊपर बेस्ड है कि जो बच्चा है वो करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग। देन नेक्स्ट आता है प्लेवे मेथड, यानी बच्चे को कोई गेम खिलाएंगे हम, और उससे हम उसको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, उससे हम उसको टीच करेंगे। दैट इज प्लेवे मेथड। देन थर्ड आता है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यानी वो चीजों को ऑब्जर्व करेगा, एक्सपेरिमेंट्स करेगा और फिर सीखेगा कि भाई कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है। तो उसको टीचर जैसे कोई प्रोजेक्ट करा सकती है, या फिर हम जैसे लेबोरेटरी के अंदर अलग अलग चीजों को, जैसे केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो अलग अलग चीजों को अगर हम मिक्स करके देखेंगे तो क्या ऑब्जर्व किया। या फिर हम जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको फॉर एग्जाम्पल हम माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो हम उनको ब्रेड के ऊपर कैसे वो फंगी वगैरह लग जाती है उसके बारे में दिखा सकते हैं, यानी वो ऑब्जर्व करके सीखे और खुद एक्सपेरिमेंट करके दिखे। हम बच्चे को, जैसे एक एक्सपेरिमेंट होता है कि बच्चों को हम मूंग की दाल को अंकुरित करके दिखाएंगे कि कैसे उसके अंदर डेवलप हो रहा है, कैसे उसको पानी चाहिए, पानी के बिना वो डेवलप नहीं होता है। फिर उसको हम ज्यादा पानी में भी वो डेवलप नहीं होगा, उसको हम किसी क्लॉथ से ऐसे लपेट के रखते हैं ताकि वो अच्छे से डेवलप हो, यानी ज्यादा मॉइस्चर भी नहीं और कम मॉइस्चर भी कम भी नहीं चलेगा। तो किस तरीके से डेवलप होता है, तो ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से सिखाई जाती हैं। देन लास्ट इसमें आता है सेल्फ एजुकेशन और सेल्फ एफर्ट नेचुरलिज्म, यानी कि सेल्फ एजुकेशन, बच्चा जो है खुद पढ़े खुद सीखे, यानी कि हम बच्चे को पूरी, हम उसको सिर्फ एक गाइड प्रोवाइड करें कि भाई आपको कैसे करना है, बाद में वो खुद करेगा, यानी वो खुद करके सीखेगा। दैट इज सेल्फ एजुकेशन। तो ये कुछ मेथड से टीचिंग के। तो नेचुरलिज्म जो है वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट है, दैट इज आइडियलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट है। ये स्पिरिट वगैरह के अंदर, माइंड वगैरह के अंदर बिलीव नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि जो चीज हम देख ही नहीं सकते वो होती ही नहीं है। ये बिलीव करते हैं इन कि जो नेचर है वही सब कुछ है, वही सच है। और हमें जो है बच्चे को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, एंड उसकी साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड ये होनी चाहिए। और रोल जो है टीचर का वो गाइड है, और इसको दिया है रोजियो और एरिस्टोटल ने। तो दिस इज अबाउट अवर सेकंड एजुकेशनल फिलोसफी, दैट इज नेचुरलिज्म। देन थर्ड हमारी फिलोसफी आती है प्रैग्मेटिज्म। थर्ड हमारी फिलोसफी आती है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म ने जो है, जैसे आइडियलिज्म के अगेंस्ट आया नेचुरलिज्म, लेकिन जो प्रैग्मेटिज्म था उन्होंने एक मिडिल पाथ चुना है। और इसका जो है इटाइमोलॉजिकली हम इसको देखते हैं, यानी इसका कैसे डेरिवेशन कैसे हुआ है इस वर्ड का। तो ग्रीक वर्ड प्रैग्मा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एक्शन। और इसके कुछ इट इज ऑल्सो नोन एज इंस्ट्रूमेंटलिज्म एंड फंक्शनलिज्म, इसको दो इन नामों से भी जाना जाता है। तो इसका जो एम्फेसिस है वो दिया जाता है लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय
एक्सपीरियंस, कि बच्चा खुद करके देखेगा, वो खुद एक्शन करेगा, दैट इज प्रैग्मेटिज्म। तो इसको एक्सपेरिमेंटलिज्म भी बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू रॉस, pragmatism is essentially a human philosophy maintaining that man creates his own values in course of activity। यानी कि ये कहते हैं रोज के अकॉर्डिंग, वो कहते हैं कि प्रैग्मेटिज्म जो है वो असल में क्या है, एक ह्यूमन की फिलोसफी है जो ये कहती है कि मैन अपने वैल्यूज खुद बनाता है, खुद अपनी एक्टिविटी करके खुद अपने सिद्धांत को क्रिएट करता है, खुद अपने वैल्यूज बनाता है। एंड दैट रियलिटी इज स्टिल इन मेकिंग अवेट्स इट्स पार्ट्स ऑफ कंप्लीशन फ्रॉम द फ्यूचर। और रियलिटी भी वही होती है कि हम उसको कैसे स्टिल इन मेकिंग एंड अवेट्स इट पार्ट ऑफ कंप्लीशन फ्रॉम फ्यूचर, कि कैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे और वही जो है फिर हमारा फ्यूचर बनता है, यानी हम अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करते हैं। एक मिडिल का पाथ इन्होंने लिया है। दिस डेफिनेशन एम्फेसिस करती है ऑन क्रिएशन थ्रू कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी, कि जैसे जैसे हम एक्टिविटी करते जाएंगे तो हम उस रियल वर्ल्ड, जो नेचुरलिज्म बोल रहा था कि एक नेचर होती है, तो उस रियल वर्ल्ड को हम खुद ही बनाते जाएंगे, तो ये प्रैग्मेटिज्म कहता है। एंड स्टेट दैट सर्टेन वैल्यूज आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। और ये कहते हैं कि कुछ वैल्यूज होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं किसी भी बच्चे को डेवलप करने के लिए, उसकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए वो वैल्यूज जो है बहुत जरूरी होते हैं, असेंशियल होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। तो प्रैग्मेटिज्म को दिया है, या इसको जो मानते हैं, इसको जो फॉलो करते हैं, वो है जॉन ड्यूई, विलियम जेम्स एंड चार्ल्स सॉन्डर्स पियर्स। इसकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू रोज, अगेन वही है जो ऊपर था, दैट इज प्रैग्मेटिज्म इज एसेंशियली अ ह्यूमन फिलोसफी, ह्यूमैनिस्टिक फिलोसफी मेंटेनिंग दैट मैन क्रिएट हिज ओन वैल्यूज इन कोर्स ऑफ एक्टिविटी, that reality is still in making and awaits its parts of completion from the future। यानी जो पर्सन है वो एक्टिविटी करता जाता है और अपने वैल्यूज को क्रिएट करता है, अपने रियल वर्ल्ड को क्रिएट करता है और अपने फ्यूचर को बनाता जाता है। यानी वो जो रियलिटी है वो वही रियलिटी है जो एक इंसान ने बनाई है, यानी ये दोनों को कर रहा है कि भाई सोल भी है और वो नेचुरल वर्ल्ड है वो मैन ने ही बनाया है। तो इस तरीके की बातें जो है प्रैग्मेटिज्म ने की है ना। What are the principles of pragmatism? Let's study about the principles. तो इसके अंदर पहला प्रिंसिपल आता है, मैन इज कंसिडर्ड एज एसेंशियली अ बायोलॉजिकल एंड सोशल ऑर्गेनिज्म, कि जो मैन है वो बहुत जरूरी बायोलॉजिकल और सोशल ऑर्गेनिज्म है, यानी इस मैन ने ही इस नेचर को क्रिएट किया है और ये जो नेचर है ये भी मैन के लिए ही है। अब जानवर तो पढ़ते नहीं है भाई, जानवर एजुकेशन हम उनको नहीं प्रोवाइड करते, तो मैन ही है जो बेसिक है, बायोलॉजिकल और सोशल यूनिट है हमारे इस वर्ल्ड की। द नेक्स्ट इसमें प्रिंसिपल आता है, नॉलेज शुड बी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड एंड शुड बी यूजफुल टू द लर्नर। जो नॉलेज जो हो वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड होनी चाहिए, यानी हम पूरे एक्सपेरिमेंट करके देखें कि सच में ये जो एजुकेशन हम बच्चे को या नॉलेज जो बच्चे को प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, मतलब पूरी वेरिफिकेशन के बाद हमें नॉलेज बच्चे को प्रोवाइड करनी चाहिए और यूजफुल होनी चाहिए लर्नर के लिए। जो अनयूजफुल थिंग्स है लर्नर को वो नहीं बतानी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। Then pragmatism has faith in man's capacity to shape his destiny। ये वे मानते हैं कि जो इंसान का इतना पोटेंशियल है, इतनी कैपेसिटी है, इतनी एबिलिटी है कि वो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है, अपनी डेस्टिनी जो है वो खुद शेप कर सकता है, ये इस चीज में बिलीव करते हैं। देन नेक्स्ट आता है, दे आर नो एब्सोल्यूट वैल्यूज, ऑल वैल्यूज आर रिलेटिव, व्हाट वर्क्स एज यूजफुल बिकम्स ए वैल्यू। यानी कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं है, सारे जितने भी वैल्यूज हैं वो आपस में रिलेटिव है। जैसे ऑनेस्टी को हम बोलेंगे वो वही किसी दूसरे वैल्यू के साथ रिलेटेड है, यानी ये जो वैल्यूज हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ये नहीं है कि ये वैल्यू एक बिल्कुल, अगर हम उनको अलग अलग करके नहीं रख सकते हैं कि बिल्कुल सच बोलना, ऑनेस्टी, ईमानदारी, भाई काइंडनेस, तो इस ये सारी जो वैल्यूज हैं वो बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है, वो एक दूसरे से रिलेटिव है और जो यूजफुल बन जाए वही वैल्यू हो जाती है, जो किसी के काम आए दैट इज अ वैल्यू। तो ये प्रैग्मेटिज्म बोलते हैं, ये इसका प्रिंसिपल है। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है, ओनली दोज थ्योरीज व्हिच कैन वर्क इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस आर ट्रू। वही थ्योरी जिनका हम कार्य कर सकते हैं प्रैक्टिकल सिचुएशन के अंदर, जिनको हम यूज करते हैं वही सच होती है। और ये अभी हमने पढ़ा कि वही नॉलेज जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हो वही बच्चे को पढ़ानी चाहिए, यानी जो यूजफुल थिंग है वही हम बच्चे को पढ़ाएं। द नेक्स्ट आता है, प्रैग्मेटिज्म इज मोर कंसर्न विद द प्रेजेंट एंड इमीडिएट फ्यूचर, यानी ये पास्ट की बातें नहीं करता है, प्रेजेंट की बात करता है कि ह्यूमन इसके अंदर एक्टिविटी करे और अपने फ्यूचर को बनाता जाए, तो उसी की बात ये प्रैग्मेटिज्म करते हैं।
The next, pragmatism accepts only the knowledge which is empirical, that is which can be experienced at sensory level, यानी जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, यानी जो सेंसेस से हम भाप सकते हैं, वही एजुकेशन, वही नॉलेज को ये मानता है। यानी वो नॉलेज जो एम्पेरिकल है उसी को ये मानता है, जिसको हम सेंस कर सकते हैं, यानी किसी आत्मा वगैरह के अंदर इसका बिलीव नहीं है, उसी को ये मानता है। मतलब कि जो रियलिटी है उसी को एक्सेप्ट करते हैं, जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं या फील कर सकते हैं, इसी को ये मानते हैं। देन लास्ट इसका प्रिंसिपल आता है, ओनली दोज आइडियाज विच कैन बी रियलाइज्ड इन लाइफ आर रियल। यानी ऊपर वाले से ही रिलेटेड है ये, कि जो आइडिया हम रियलाइज कर सकते हैं लाइफ के अंदर वही रियल होता है। यानी जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वही वैल्यूज होते हैं, वही आइडियाज होते हैं। ये किसी सुपर नेचुरल थिंग्स में बिलीव नहीं करते हैं। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे प्रैग्मेटिज्म के। अब बात आती है प्रैग्मेटिज्म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो इन्होंने 3 मेथड दिए हैं या प्रिंसिपल दिए हैं, हम बोल सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव लर्निंग। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव लर्निंग होती है कि हम धीरे धीरे करके बच्चों को पढ़ाएंगे और प्रोग्रेस करते जाएंगे, कि भाई पहले हम एडिशन के अंदर कैसे सिखाएंगे, पहले एक उसका सिखाएंगे, फिर हम कैरी वाला सिखाएंगे, फिर 2 का सिखाएंगे, 3 का सिखाएंगे। तो एक प्रोग्रेसिव लर्निंग होनी चाहिए। इस तरीके की बातें प्रैग्मेटिज्म करता है। देन नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। वही कि बच्चा जो है खुद करके सीखे, ये भी इस चीज में बिलीव करते हैं, क्योंकि इन्होंने तो बोला है कि जो ह्यूमन एक्टिविटी करता जाएगा वही जो है वर्ल्ड क्रिएट होता जाएगा। तो बच्चा खुद क्रिएट करेगा, खुद सीखेगा करके। देन नेक्स्ट आता है अबाउट दी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन इन टीचिंग। ये क्या होता है? इसमें होता है कि सब्जेक्ट्स को और कंसेप्ट्स को हम एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे, हम कनेक्ट करेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट और कंसेप्ट्स को, यानी इंटीग्रेट कर देंगे और फिर हम पढ़ाएंगे। यानी कि जैसे मैथ्स के कुछ कंसेप्ट हैं या ज्योग्राफी के कुछ कंसेप्ट है, अगर वो मैथ में लागू हो रहे हैं तो मतलब हम सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करके पढ़ाएंगे। जैसे साइंस का कोई कंसेप्ट ज्योग्राफी से भी रिलेटेड होता है, तो इस तरीके से तो हम एक दूसरे सब्जेक्ट को कनेक्ट करके पढ़ाएंगे, या इस तरीके से होता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। देन नेक्स्ट आता है इसके एम्स क्या क्या है एजुकेशन के अंदर। तो इन्होंने 3 एम दिए हैं अपने एजुकेशन के अंदर, दैट इज हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, कि जो इंडिविजुअल है वो उसका हर तरीके से डेवलपमेंट हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो और हार्मनी के अंदर हो। नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूस एक्सपीरियंस, कि उसको एक्सपीरियंस मिलता जाए, ये नहीं कि वो सिर्फ पैसिव लर्निंग कर रहा है, उसकी एक्टिव लर्निंग होना चाहिए, वो खुद करेगा, खुद सीखेगा और खुद एक्सपीरियंस गेन करेगा, तब उसके अंदर एजुकेशन जो है, तब उसको नॉलेज होगी। देन नेक्स्ट आता है सोशल एफिशिएंसी, यानी जो मैन है वो एक ऐसा इंसान बने, वो सोसाइटी के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर सके और अपने इस वर्ल्ड को क्रिएट कर सके अपने अकॉर्डिंग। दैट इज सोशल एफिशिएंसी भी इज वन ऑफ द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। तो ये बात थी प्रैग्मेटिज्म की। इसमें हमने पढ़ा अबाउट दी प्रैग्मेटिज्म एंड प्रिंसिपल्स, इसके मेथड ऑफ टीचिंग एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। तो प्रैग्मेटिज्म ने एक मिडिल पाथ लिया है बिटवीन आइडियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। इन्होंने ये भी नहीं बोला कि मैन कुछ नहीं है, वो रियल वर्ल्ड का पार्ट है। ये बोलते हैं कि जो मैन है वो रियल वर्ल्ड को क्रिएट करता है, इन्होंने ऐसा बोला है। हाँ, लेकिन सुपर नेचुरल चीजों में इनका बिलीव नहीं है, यानी जो चीजें रियल है, जो हम रियलाइज करते हैं लाइफ के अंदर, वही रियल है, जो एम्पेरिकल नॉलेज है वही मानी जाती है। तो ये था प्रैग्मेटिज्म, ये थी हमारी थर्ड फिलोसफी। नाउ हमारी लास्ट एजुकेशनल फिलोसफी आती है ह्यूमैनिज्म। तो ह्यूमैनिज्म को दिया है इरास्मस ने। इरास्मस ने जो क्या किया था, अटैक किया था रिलीजियस टीचिंग को और थॉट को प्रिवेलेंट इन हिज टाइम टू फोकस ऑन फ्री इंक्वायरी एंड रीडिस्कवरी ऑफ द क्लासिकल रूट्स फ्रॉम ग्रीक एंड रोम। Erasmus believed in the essential goodness of children, that humans have free will, moral conscience, and the ability to reason, aesthetic sensibility, and religious instinct. यानी जो इरास्मस थे उसके दौरान जैसे रिलीजियस टीचिंग चल रही थी कि भाई भगवान के लिए ऐसे करो, भगवान के लिए वैसे करो, क्लासिकल रूट्स जो हैं इसके बेसिकली ग्रीक और रोम के अंदर है। तो इरास्मस क्या बोलता है कि हर बच्चा जो है वो गुड होता है। जैसे कई बार क्या होता है कि आत्मा वगैरह की बात होती है कि इसके अंदर आत्मा घुस गई, इस टाइप की बातें होती है रिलीजियस की। तो उस सब को छोड़ के इन्होंने क्या बिलीव किया है कि हर बच्चे के अंदर एक एसेंशियल गुडनेस है, ह्यूमंस के अंदर फ्री विल होनी चाहिए, यानी जब वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी फ्री विल के अकॉर्डिंग अपने आप को अच्छे से डेवलप वो कर पाएंगे। इसके बारे में उन्होंने बात की है। मोरल कॉन्शियंस की उन्होंने बात की है कि हमारे अंदर जो हमारी आत्मा है वो मोरलिटी से भरी हुई है। देन एबिलिटी टू रीजन,
कि हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। देन एस्थेटिक सेंसिबिलिटी है कि हम अच्छा बुरे के बारे में भी समझ सकते हैं। और रिलीजियस इंस्टिंक्ट यानी कि बच्चे के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। इरेस्मस इस चीज में बिलीव करते हैं। उन्होंने कहा है, एडवोकेट किया है दैट द यंग शुड बी ट्रीटेड काइंडली एंड दैट लर्निंग शुड नॉट बी फोर्स्ड और रश्ड एज इट प्रोसीड्स इन स्टेजेस। यानी जो बच्चा है उसको आराम से, प्यार से, काइंडली पढ़ाना चाहिए, ना कि उसको जबरदस्ती उसके अंदर लर्निंग को ठूसना चाहिए हमें। क्योंकि जो लर्निंग होगी वो स्टेजेस के अंदर चलती है, एक पूरे वे के अंदर पढ़ाई जाती है और प्यार से बच्चे को हम काइंडली हम बच्चे को पढ़ाएंगे। और ह्यूमैनिज्म वाज डेवलप्ड एज एन एजुकेशनल फिलोसफी बाय रोजियो, मतलब इसका जो रूट्स हैं वो इरास्मस ने दिए हैं, लेकिन जो एक एजुकेशनल फिलोसफी के अंदर जिसने इसको डेवलप किया है वो है रोजियो एंड पेस्टलोजी, जिन्होंने एम्फेसाइज किया है नेचर को एंड द बेसिक गुडनेस ऑफ ह्यूमंस, की जो हमारा नेचर है ह्यूमंस का या बेसिक गुडनेस है ह्यूमन के अंदर उनको समझे हम। एम्फेसाइज किया है उनके ऊपर अंडरस्टैंडिंग थ्रू सेंसेस, मतलब जो हमारे सेंस ऑर्गन है, हमारे सेंसेस हैं, उनसे हम चीजों को समझे। एंड एजुकेशन एज ए जनरल एंड ग्रेजुअल एंड अनहरिड प्रोसेस, यानी एजुकेशन जो होती है वो ग्रेजुअल होती है और अनहरिड प्रोसेस, ये नहीं कि हम बच्चे को सब कुछ एक ही बारी में सिखा दें। जैसे कई बच्चे अभी भी क्या होते हैं, नीट की तैयारी 9th क्लास से ही शुरू करते हैं। यार जो चीजें 11 12th की है वो 11 12th में ही सिखाई जाएंगी ना। तो अनहरिड प्रोसेस है, एक लेवल पे ही होंगी सारी चीजें। दैट इज द थिंग। देन नेक्स्ट आता है इन विच द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन करेक्टर फॉलोज द अनफोल्डिंग ऑफ नेचर। जैसे जैसे वो पढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एजुकेशन आती जाएगी, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, तो उसके जो ह्यूमन करेक्टर का डेवलपमेंट होता जाएगा, उसके नेचर जो है वो अनफोल्ड होता जाएगा, यानी ह्यूमन का नेचर अनफोल्ड होता जाएगा, अलग अलग तरीके से वो डेवलप करता जाएगा। देन ह्यूमनिस्ट बिलीव दैट द लर्नर शुड बी इन कंट्रोल ऑफ इज हर और हर डेस्टिनी, कि अपनी डेस्टिनी खुद एक इंसान लिखेगा। ह्यूमनिज्म भी इसी चीज में बिलीव करते हैं और प्रैग्मेटिज्म भी इसी चीज में बिलीव करते थे। सिंस द लर्नर शुड बिकम ए फुली ऑटोनोमस पर्सन, यानी कि जो लर्नर हो वो खुद ऑटोनोमस हो, यानी सारी पावर उसी के पास होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए मुझे क्या पढ़ना है, कैसे करना है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की यहाँ पे बात हो रही है। पर्सनल फ्रीडम हो, उसकी पर्सनल चॉइस हो एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये फोकस की बातें हैं कि हम एक बच्चे को पूरी फ्रीडम दे, उसको ऑटोनॉमी दे, उसकी चॉइस का हम एक्सेप्ट करें और उसी तरीके से हम उसको पढ़ाएं। द लर्नर इज सेल्फ मोटिवेटेड टू अचीव द हाईएस्ट लेवल पॉसिबल, और जो बच्चा है वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है कि वो हाईएस्ट लेवल तक अचीव कर सके। मोटिवेशन टू लर्न इज इंट्रिंसिक इन ह्यूमैनिज्म, ये बातें करते हैं कि जो मोटिवेशन है लर्निंग का वो सभी बच्चों के अंदर प्रेजेंट होता है और वो इंट्रिंसिक होता है, यानी अंदर से आता है वो मोटिवेशन। दो तरीके के मोटिवेशन हमने पढ़े थे, एक इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक जो बाहर से मिलता है, बाहर से जैसे टीचर किसी को प्रेज कर दे, गिफ्ट दे दे, या दूसरों के लोगों के लिए जो हम करें। लेकिन ह्यूमैनिज्म बिलीव करता है कि ये जो मोटिवेशन है याद करने का, लर्न करने का, सीखने का, वो इंट्रिंसिक होता है बच्चों के अंदर। तो ह्यूमैनिज्म इस चीज में बिलीव करता है, यानी कि हर बच्चा सीखने के लिए कैपेबल है और हम उसको सिखा सकते हैं, उसके अंदर मोटिवेशन प्रेजेंट है। तो ह्यूमैनिज्म को जो फॉलो करते हैं, ह्यूमैनिज्म को जो मानते हैं, वो दिया है, या जो फॉलो करते हैं इस चीज को या इस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड है, वो कौन कौन है? अब्राहम मैस्लो, कार्ल रोजर्स एंड मैल्कॉम नोल्स। और ऊपर हमने रोजियो और इनका नाम भी पढ़ा था। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? एन अप्रोच इन स्टडी, एक अप्रोच है, एक तरीका है स्टडी का, फिलोसफी का या प्रैक्टिस का, दैट फोकसेस ऑन ह्यूमन वैल्यूज एंड कंसर्न, जो ह्यूमन वैल्यूज और कंसर्न्स के ऊपर फोकस करता है। अ सिस्टम ऑफ थॉट दैट रिजेक्ट रिलीजियस बिलीफ, जो रिजेक्ट करता है रिलीजियस बिलीफ्स को, भाई धार्मिक जो भी बातें हैं उनको रिजेक्ट करता है, बिल्कुल मना करता है कि ये सब कुछ नहीं होता है। एंड सेंटर करता है ह्यूमन एंड देयर वैल्यूज, कैपेसिटीज एंड वर्थ, जो एक मनुष्य की उसके ऊपर सेंटर करता है कि उसकी क्या वैल्यूज हैं, उसकी क्या कैपेसिटीज और उसकी वर्थ क्या, उसकी वैल्यू क्या, उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहता है रेदर देन दी भगवान वगैरह इन सब की बातों से हटके वो प्रैक्टिकल बातें करते हैं, मतलब कि इस तरीके की बातें इसमें होती है। तो इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? प्रिंसिपल इसमें पहला आता है, स्टूडेंट लर्निंग शुड बी सेल्फ डायरेक्टेड, यानी जो बच्चा जो पढ़े वो उसकी सेल्फ डायरेक्टेड होनी चाहिए, वो जो सच आता है उसकी मतलब पर्सनल फ्रीडम उसको मिलनी चाहिए, पर्सनल चॉइस उसकी होनी चाहिए। देन सेकंड आता है, स्कूल शुड प्रोड्यूस स्टूडेंट्स हु वांट एंड नो हाउ टू लर्न, स्टूडेंट को स्कूल को ऐसे स्टूडेंट प्रोड्यूस करने चाहिए जो जानना चाहते हैं या उन्हें पता है कि कैसे हम लर्न करें। एंड थर्ड आता है, द ओनली फॉर्म ऑफ मीनिंग इवेल्युएशन इज सेल्फ इवेल्युएशन, कि बच्चा अपने आप को खुद इवेल्युएट करे कि मैंने कितना सीखा है।
दैट इज द मीनिंगफुल इवेल्युएशन अकॉर्डिंग टू ह्यूमैनिज्म। देन फोर्थ आता है फीलिंग्स, यानी हमारी भावनाएं एज वेल एज नॉलेज दैट इज ज्ञान आर इंपॉर्टेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। यानी कि नॉलेज के साथ साथ हम फीलिंग्स के ऊपर भी फोकस करेंगे लर्निंग के लिए, यानी कि हम बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट भी अच्छे से करेंगे कि वो अपनी फीलिंग्स को भी समझे और जाने। देन इसके अंदर फिफ्थ आता है स्टूडेंट लर्न बेस्ट इन नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट, यानी एक डर के एनवायरनमेंट के अंदर बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ सकता है। एक नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, यानी पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा था कि बच्चे को डरा धमका के नहीं पढ़ाना है, उसको काइंडली ट्रीट करना है, प्यार से ट्रीट करना है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे ह्यूमैनिज्म के। अब बात आती है क्लासरूम इम्प्लीकेशन, यानी कि इस मैथ एजुकेशनल फिलोसफी की हम कैसे क्लासरूम में इम्प्लाई इसको कर सकते हैं, यानी कैसे फिट हम इसको बिठा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, करिकुलम इज अप टू स्टूडेंट्स, यानी कि जो करिकुलम डिजाइन किया जाएगा स्टूडेंट्स के लिए वो खुद डिसाइड करेंगे, वो अपनी चॉइस से बनाएंगे, उनको फ्रीडम दी जानी चाहिए। दे लर्न व्हाट दे वांट टू लर्न, जो उनको सीखना है उनके लिए उनको छूट देनी चाहिए कि वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। एंड व्हेन दे वांट टू लर्न इट, और कब उनको वो लर्न करना है, तो उनके ऊपर हम इन चीजों को छोड़ देंगे। इट इज बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स विल नो, ये स्टूडेंट की विल के ऊपर बेस्ड है कि व्हाट लेसन विल बी यूजफुल टू देम, कि कौन सा लेसन उनके लिए यूजफुल होगा, एंड विच इज जस्ट ए वेस्ट ऑफ टाइम, यानी कि इसके अंदर बच्चों की बातों को हम समझेंगे कि वो कौन से चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, कौन सा लेसन वो पढ़ना चाहते हैं, कब पढ़ना चाहते हैं, और कौन सा वो नहीं पढ़ना चाहते। यानी फुल फोकस ह्यूमन की विल के ऊपर है इस चैप्टर फिलोसफी के अंदर। Then next आता है as long as students have a passion or drive to learn, this theory becomes easy for teachers। अब जो बच्चे सच में पढ़ना चाहेंगे, अब वो तो पढ़ेंगे ना कि ये मेरे लिए यूजफुल होगा, ये मेरे लिए यूजफुल होगा। तो अगर स्टूडेंट का एक पैशन हो, एक ड्राइव हो कि हाँ हमें कुछ पढ़ना है, तो ये थ्योरी बहुत इजी बन जाएगी टीचर्स के लिए। लेकिन अगर स्टूडेंट ही नहीं पढ़ना चाहेंगे तो वो तो यही कहेंगे ये भी हमें नहीं पढ़ना है, वो भी हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमने करिकुलम स्टूडेंट्स पे ही छोड़ा है कि आप डिसाइड करोगे आपको क्या पढ़ना है और कब पढ़ना है। लेकिन जो बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है, तो वो कैसे उसको, मतलब वो तो कुछ बोलेगा नहीं, वो बोल देगा कि भाई अब उसके ऊपर है तो वो क्यों पढ़ेगा, वो बोल देगा कि ये भी मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है, ये भी मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। तो इस तरीके की बातें ना हो, इसलिए स्टूडेंट के अंदर जैसे बोला था इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है बहुत जरूरी है इसके अंदर। The next आता है student that don't have the drive to learn will either need to be pushed by a teacher or a parent or try another teaching theory, because if student don't want to learn they won't। मतलब कि अभी हमने पढ़ा कि अगर बच्चे के अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है, वो बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है, तो या तो टीचर को उसको पुश करना चाहिए, यानी टीचर को उसका मोटिवेशन देना चाहिए, यानी अब बाहर से हम मोटिवेशन देंगे। एक्सट्रिंसिक है तो मतलब इंट्रिंसिक है तो अच्छी बात है, अगर इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है तो हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से उसको मोटिवेट करेंगे, टीचर के द्वारा, पेरेंट के द्वारा, या हम किसी अलग टीचिंग थ्योरी का यूज कर लेंगे। क्योंकि अगर बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं तो वो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो हमने बच्चों की विल के ऊपर छोड़ा है। तो इस तरीके की बातें हम क्लासरूम में इम्प्लाई करेंगे। टीचर के लिए कौन कौन सी बातें इस थ्योरी के अकॉर्डिंग है, लेट्स रीड अबाउट इट। टीचर वुड ऑलमोस्ट गाइड स्टूडेंट एज दे सेट ऑफ इनटू देयर एजुकेशनल जर्नी टू लर्न, यानी कि टीचर एक गाइड की तरह काम करेगा स्टूडेंट को, जो उनको सही रास्ता दिखाएगा उनकी जर्नी के ऊपर, जो जर्नी है उनकी एजुकेशन की, उसका सही रास्ता टीचर उनको दिखाएगा। Then facilitating students would be the main role of teachers. Also being careful not to force what to learn, but rather force wanting to learn something on the student is genuinely interested in। मतलब कि टीचर जो है बच्चों को फोर्स नहीं करेगा कुछ भी पढ़ने के लिए, बल्कि वो बच्चों के अंदर ये डेवलप करेगा कि वो कुछ पढ़ना चाहे, वो कुछ सीखना चाहे, यानी वांटिंग टू लर्न को डेवलप करेंगे, और उनको और उन चीजों को पढ़ाएंगे जो जिसके अंदर वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, जिसके अंदर बच्चे का इंटरेस्ट होता है, वो उस अच्छे तरीके से सीख सकता है, यानी उस इंटरेस्ट को डेवलप करेंगे, उसकी वांट टू लर्न को हम जगाएंगे। टीचर का काम यहाँ पे ये है अकॉर्डिंग टू ह्यूमैनिज्म। तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट फिलोसफी ऑफ एजुकेशन जो हमें पढ़नी थी वो पूरी होती है। तो हमने 4 फिलोसफीज के बारे में अभी तक पढ़ लिया है, दैट इज आइडियलिज्म जिसमें बात की गई थी स्पिरिट की, माइंड की बात की गई थी। देन सेकंड हमने पढ़ा अबाउट द नेचुरलिज्म जिसमें बात की गई थी कि ह्यूमन जो है वो नेचर का ही पार्ट है, और नेचर ही जो है वो सच्चाई है, नेचर इज द रियल वर्ल्ड, यानी ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बिलीव करते हैं। आइडियलिज्म के अगेंस्ट जो फिलोसफी आई थी दैट इज नेचुरलिज्म। देन थर्ड हमने पढ़ी थी अबाउट द प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म ने एक मिडल पाथ लिया बिटवीन आइडियलिज्म एंड ह्यूमैनिज्म, सॉरी
नेचुरलिज्म। तो आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म के बीच वाला जो पाथ जो अपनाया वो अपनाया प्रैग्मेटिज्म वालों ने। प्रैग्मेटिज्म वाले बोलते हैं कि ह्यूमन होते हैं और ह्यूमन जो है वो अपनी एक्टिविटीज के द्वारा नेचर को क्रिएट करते हैं। फिर लास्टली हमने पढ़ा अबाउट द ह्यूमैनिज्म, जो बात करता है ह्यूमन की फ्री विल के बारे में, कि बच्चे जो है वो बिल्कुल फ्री विल होनी चाहिए, उनको फ्रीडम देनी चाहिए, एक नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट के अंदर हम बच्चों को पढ़ाएं। तो इन 4 फिलोसफीज के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, इनके प्रिंसिपल्स, इनके एम्स ऑफ एजुकेशन एंड टीचिंग मेथड्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। अगर आपका कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग ऑल दिस, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड ये हमारी पार्ट फर्स्ट वीडियो है ऑफ यूनिट सेकंड। नेक्स्ट सब यूनिट्स हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।